देखो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैटिक जीके का आज। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक एक होता है आर्ट एंड कल्चर वाला। अ, ये इसीलिए और पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम है पास में। तो आर्ट एंड कल्चर वाला ये टॉपिक, और कोशिश करेंगे, हाँ, कोशिश करेंगे कि 1.5-2 घंटे में ये हो जाए। थोड़ा बचेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। हाँ, नहीं यूपी नहीं है, यूपी जीके नहीं, स्टैटिक जीके वाला। टेम्पल्स, पेंटिंग, डांसेस, ये वाला जो टॉपिक है ना, स्टैटिक जीके, या इसको आर्ट एंड कल्चर मान लो, कला और साहित्य वाला एक अपना टॉपिक होता है, सभी एग्जाम में होता है वो, तो स्टैटिक में आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ। तो हम लोग शुरू करते हैं। और देखो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग। पहले पढ़ने जा रहे हैं जैसे आर्किटेक्चर, मतलब स्थापत्य कला, बिल्डिंग्स के बारे में। कोई बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हो पुराने टाइम से अभी तक, जो कुछ भी हुआ। फिर फिर सेकंड, फिर पेंटिंग पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्लासिकल डांस पढ़ेंगे, क्लासिकल सॉन्ग्स पढ़ेंगे, फोक पेंटिंग पढ़ेंगे। फोक मतलब जो स्थानीय जगह पर चलती हैं वो पेंटिंग्स पढ़ेंगे ना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेक्शन बना बना के पढ़ेंगे। तो पहला वाला ये है आर्किटेक्चर, मतलब स्थापत्य कला। डाल देना हिंदी में जो लिखता है वो स्थापत्य कला, वरना आर्किटेक्चर। ठीक है, हेडिंग डाल दो स्थापत्य कला। और ये स्टार्टिंग से एंड तक जो जो काम वाली चीजें, इनमें बहुत ज्यादा समझना नहीं होता, बट लेकिन ये क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं, ये हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं और इसमें तो पूछे जाते हैं अलग से ऐसे, हिस्ट्री से। ठीक है। आ, देखो, शुरुआत होती है, देखो इंडिया में, भारत में ये इतिहास इतना तो सबको पता है। हम लोग स्टोन एज से शुरू करते हैं, पाषाण काल से। बट स्टोन एज के टाइम पे कोई ऐसा नहीं था कि वो लोग बिल्डिंग बना के रहते हो, क्योंकि वो लोग पाषाणकालीन लोग थे, गुफाओं गुफाओं में रहते थे, ऐसे ही घुमा करते थे वो लोग। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण जब आया था तब जाके गांव वाँव बनने शुरू हुए थे। और गांव जो है परमानेंट नहीं होते थे, वो अभी थोड़ी ना हमें मिलेंगे, तो इसलिए उनके स्थापत्य कला के बारे में हमें कुछ नहीं पता। बस हमें ये पता है पाषाणकालीन लोग गुफाएं बनाते थे। और उनमें से एक बड़ी फेमस गुफा है भीमबेटका, जो कहाँ पर है, एमपी में है। उसका लिख लेते हैं ना, बस नंबर 1 लिखना है, पाषाण काल में, या ऐसे लिख दो पाषाण कालीन गुफा। वो यहाँ लिखी नहीं है, मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ, लिख लेना है। स्टोन एज केव गुफा, पाषाण कालीन गुफा, भीम भेटका, मध्य प्रदेश। भीम भेटका, मध्य प्रदेश। हो गया। ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है, लिख देना है, पैलियोलिथिक एज से। 1957 में, 1957 में वी एस वकणकर, इनका नाम बहुत अच्छा होता है और ये टफ क्वेश्चन बनता है जब पूछा जाता है। 1957, 1957 में वी एस वकणकर, VAKANKAR, इन्होंने भीमबेटका खोजा। V.S. वकणकर, VAKANKAR, इन्होंने ही डिस्कवर्ड द भीमबेटका केव। और जो किस समय से संबंधित है, एक बार बोल देना जल्दी से। पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, पहले वाला पाषाण काल, बाद वाला नहीं है। इसलिए जब भी टफ क्वेश्चन पूछना तो पाषाण काल नहीं पूछेंगे, ये अंदर से वाला पूछ लेंगे। ये बताओ पूरा मध्य नव में किससे संबंधित है ये वाली। ठीक है, तो ये पहला बस पॉइंट हो गया। ये पेंटिंग में भी लिखेंगे क्योंकि उसमें गुफा में चित्र भी हैं, पेंटिंग्स भी हैं, तो वहां आप लिखना नहीं पड़ेगा। फिर आते हैं हड़प्पा में क्या हुआ, सेकंड पॉइंट बना। ये ऐसे लुसेंट वाले मॉडल में मत लिखा करो, पॉइंट डाल डाल के कोई मिक्स ही नहीं। हेडिंग डालो हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्थापत्य कला, मतलब अलग अलग चीजें वो हो, स्टोन एज अलग थी, हड़प्पा अलग दिखे। ऐसे नहीं एक ही एक में ही सब पॉइंट चले जा रहे हैं। वन लाइनर फैक्ट। क्या, आप किस टाइम आए हो तुम ये बताओ पहले, जल्दी जाओ। वी एस वकनकर हुआ। चलो देखो, इंडस वैली में क्या हुआ,
इधर इंडस वैली में बिल्डिंग बनाने की कला विकसित हुई और इंडस वैली के लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई जो आज भी हैं। जो गुफाएं जो शहर खोजे गए, डिस्कवर किए गए, उन शहरों में कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसके खंडहर, जिसके अवशेष हमें आज भी मिले। तो उन लोगों के बारे में स्थापत्य कला का अच्छा अनुभव था, अच्छा ज्ञान था, कैसे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। और उनमें से कुछ बड़ी फेमस बिल्डिंग हमें पता है। हम इंडस वैली जब पढ़ते हैं तो लिखते भी हैं कि इन लोगों के प्लान्ड शहर होते थे। प्लान्ड मतलब नियोजित शहर, प्लानिंग से बनाते थे शहर। और उस टाइम, आज से 5000 साल पहले, दुनिया में कहीं पे भी पकी हुई ईंटें या भुनी ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन ये लोग करते थे, विकसित लोग थे। इसलिए जब पकी ईंटें मजबूत होती तो आज तक वो अवेलेबल है, मिल गई हम लोगों को। अगर कच्ची ईंटें होती, मिट्टी का होता, तो नहीं मिल पाता हमें अवशेष उसके। तो इनके जो बिल्डिंग्स थी वो अच्छी थी। तो ये बात पहले हम लिख लेते हैं कि इंडस वैली के जो लोग थे या हड़प्पा के लोग थे, वो प्लान्ड सिटी बनाते थे, नियोजित शहर। और उनकी जो ईंटें होती थी वो कैसी होती थी? बर्न। प्लान्ड सिटी, नियोजित शहर और बर्न ब्रिक्स, ये इनकी खासियत थी इंडस वैली के लोगों की। इन प्लान्ड सिटी और बर्न ब्रिक, पकी हुई ईंटें। अच्छा, एक बड़ी खास बात है, और ये क्वेश्चन कितनी बार कैसे पूछा गया होगा ललित, कि हड़प्पा के टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनती थी वो यूटिलिटेरियन होती थी, उपयोगितावादी। कोई पूजा पाठ के लिए मंदिर नहीं है। हड़प्पा कालीन लोग ऐसा नहीं किसी की पूजा, हम लोग देखते उसमें मातृ देवी की पूजा करते थे, ये पाशुपति की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनने कोई मंदिर बंदिर, उस समय मंदिर वंदिर बनाने का कोई प्रचलन नहीं था। इसलिए इनके सभी की सभी बिल्डिंगें कैसी हैं? उपयोगितावादी, मतलब जो किसी काम में आए। ठीक है, ये बात लिख देनी है कि इनके पास कोई मंदिर नहीं थे, इनकी सभी बिल्डिंगें उपयोगितावादी। बस इतना लिख देना है, 3 पॉइंट। अब फिर इनकी बिल्डिंग्स के नाम लिख देने हैं कि कौन कौन सी फेमस बिल्डिंग्स हमें हड़प्पा से मिली। देखो इधर, ये है मोहनजोदड़ो, नाम डाल देने। मोस्टली जब मोहनजोदड़ो से मिली हैं, जो 3 बड़ी चीजें मिली हैं। मोहनजोदड़ो साइट है पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो जिसको मुर्दों का टीला बोलते हैं, माउंट ऑफ डेड, पाकिस्तान में। दीपक, किस नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो? इंडस के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा किसके किनारे? रावी के किनारे। चलो देखो, यहां से ये 3 चीजें मिली। देखो, ग्रेट हॉल, इधर विशाल सभागार, फिर है विशाल स्नानागार, और तीसरा है विशाल अन्नागार, अन्न रखने का। 3 बिल्डिंग्स हैं देखो मोहनजोदड़ो की। और जब भी क्वेश्चन टफ पूछा गया है तो ये पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन? 45 बाई 45 मीटर की विशाल अन्नागार, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है। मीटर में लिखना है हमें, फिट वाला मत लिखो, अपने आप कर लोगे। 45 बाई 45 मीटर में विशाल अन्नागार पहले लिखो, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है। लार्जेस्ट इसके आगे लिख भी देना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। खाना जहां रखते थे। बाथ मतलब स्नानागार, 12 बाई 7 मीटर, मीटर मीटर में लिखो सबको, फिट में मत कन्वर्ट कर लोगे अगर पूछ लिया जाए वहीं पे। और तीसरा था ग्रेट हॉल, ये स्क्वायर में है, 27.5 मीटर का स्क्वायर, एक एक साइड जो है 27.5 मीटर। ये हो गया ग्रेट हॉल। सिर्फ मीटर मीटर लिखना, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ मत लिखना, बस। बाथ और ग्रीनरी हो गया। ये मोहनजोदड़ो से हम लोगों को ये चीजें मिल गई बस। और हमारे पास कोई ऐसा चीज नहीं है जो हड़प्पा के समय की बिल्डिंगों में इतनी फेमस हो जो हम लिखें। बस ये 3 चीजें, और वो भी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। उसके बाद शुरू होता है, देखो, हड़प्पा के बाद, इधर सब लोग, हड़प्पा के बाद समय आता है लौह युगीन सभ्यता का, आयरन एज सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग वैदिक, लिखना नहीं है, या लिख भी सकते हो, एक लाइन ही बस लिखनी है, वो इतनी काम की, नोट डाल के लिख सकते हैं उसको। देखो, हड़प्पा के बाद समय आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लौह युगीन सभ्यता, या उसी को हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता, जब वेद वगैरह लिखे।
अच्छा, उस सभ्यता को देखो, पूरा हिंदू धर्म इतना बड़ा था, वैदिक सभ्यता, वैदिक लोग इतने बड़े लोग थे, महान थे, ये लोग एक बिल्डिंग सही नहीं बना पाए जो आज तक हो। उससे पहले हड़प्पा के लोगों ने बनाई है जो वो अभी तक है। वैदिक सभ्यता के लोग बाद में आए लेकिन वो कुछ भी नहीं बना पाए। वैदिक सभ्यता के लोगों ने जो काम किया वो काम था मेटाफिजिक्स में। उन्होंने लिटरेचर लिखा, साहित्य लिखा इतना अच्छा कि वो आज तक है हमारे पास में, वेद उपनिषद वो सब है, लेकिन इनकी कोई बिल्डिंग नहीं है। इसलिए जो इतिहासकार हैं या जो साइंटिस्ट हैं वो ये इन्फ्रेंस लॉजिक निकालते हैं कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक लोग, वो लिटरेचर में हमें दिखता महाभारत में ऐसे पर चल रहे थे, वैसे चल रहे थे, लेकिन इतिहासकारों के अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा संपन्नता नहीं थी वैदिक सभ्यता में जैसे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। भले वो लौह युगीन सभ्यता थी, लड़ाइयाँ बहुत होती थी, ये सब होता था, लेकिन उनकी कोई भी कोई स्थायी बिल्डिंग हमें आज अभी तक नहीं मिली है। लिख देना है पॉइंट कि वैदिक सिविलाइजेशन ब्रैकेट में क्या बोलते हैं उसको, लौह युगीन सभ्यता, आयरन एज सिविलाइजेशन। सोनू टाइम बताओ वैदिक सभ्यता का। सपना, ललित, दीपक बताओ। 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, 1500 बीसी से ऊपर ही लिख देना। हड़प्पा की बारी तो आई है वैदिक सभ्यता। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक क्या चली, बीसी लिखना, ईस्वी पूर्व, बीसी से 600 ईस्वी पूर्व तक वैदिक सभ्यता चली थी, लेकिन उसकी कोई स्थायी बिल्डिंग हमें नहीं मिली। ये बात लिख दी बस, पॉइंट, क्योंकि वो क्या मानी जाती है, ग्रामीण, रूरल सिविलाइजेशन। बात लिखना है ये, खाली बात सुन के फिर बैठ गए ऐसे ही। अगला देखो, फिर इधर देखो, वैदिक लोग जब चले गए 600 के आसपास, तो फिर महाजनपद का समय शुरू होता है। 16 महाजनपद, उसमें बड़े बड़े महाजनपद बनते हैं, मगध महाजनपद बनता है। फिर ये एंशिएंट हिस्ट्री बस मैं ऐसे बता रहा हूँ, जो पढ़ा होगा उसको थोड़ा दिमाग में आ जाएगा। महाजनपदों में फिर मगध सबसे ताकतवर होता है, उसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, 3 वंश ऐसे चले जाते हैं। फिर अलेक्जेंडर का अटैक होता है, और फिर आता है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ की बिल्डिंग फिर हमें अवशेष मिले, लेकिन वो अवशेष अच्छे अवशेष नहीं है, बस एक लाइन में आ जाएंगे बस मौर्य राजाओं के सब वो। ठीक है, तो मौर्य वंश लिख देना है कि मौर्य वंश के समय, मौर्य वंश की शुरुआत में एक नाम लिखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी ना, ये तो पता होगा, चाणक्य की सहायता से, अपने गुरु की हेल्प से। इसने देखो, सुनना, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर एक यूनानी राजदूत आया था, मेगस्थनीज, जो सेल्यूकस ने भेजा था। उसने एक किताब लिखी थी, इंडिका। सोनू, इंडिका सुनी होगी किताब। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था, फिर उसने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी, और एक राजदूत भी भेजा, मेगस्थनीज, जिसने बहुत फेमस किताब लिखी, इंडिका। नहीं लिखी है इसमें, लेकिन उस इंडिका में वो अभी भी किताब मौजूद है। उस किताब में ये लिखा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था पाटलिपुत्र में, वो महल बहुत अच्छा था। उस पाटलिपुत्र का महल, उस टाइम पाटलिपुत्र को कुम्भरहार के नाम से जाना जाता था, ये जगह, ये आज भी है, यहाँ पर इसके अवशेष है। इस महल में ज्यादातर लकड़ी, वुड का यूज किया गया था, लकड़ी का। ये क्वेश्चन भी कितनी बार, और ये बहुत, ये जो क्वेश्चन लिख रहे हो ये टफ क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर वाले, कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो था वो किस कैसे बने होते थे, पत्थर के, ईंटों के, ऐसे लिख के पूछे होते हैं, या मौर्यकालीन जो महल था, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वो किसकी बनी थी, इंडिका में उसने जिक्र किया। और यहाँ तक हम लोग जब पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ललित, तो हम लिखते हैं कि पाटलिपुत्र जो शहर पूरा था, ऐसे पूरा घिरा हुआ वुडन वुड से, उसमें 570 क्या थे, सिक्योरिटी टावर थे। ये तक क्वेश्चन पूछे गए जहां पर सुरक्षा का वो तैनात होते थे ऊपर ऊपर। और इसके अंदर आने जाने के 64 गेट थे, 64 गेट्स। और ये किसका बना हुआ था, मोस्टली लकड़ी का, वुड का। और मैंने अभी जगह बता दी, अभी पटना के पास
जगह है कुम्रहार, जहां पर इसके अवशेष है। बस इतनी चीज याद होनी चाहिए इस शहर के बारे में। बना देना ऐसे शहर, और पहले लिख दो मेगास्थनीज की किताब इंडिका में मौर्य राजधानी का उल्लेख है, पाटलिपुत्र का, क्योंकि उसकी किताब तो याद ही रखनी है। मौर्य राजाओं की कैपिटल, ऐसे सर्कल बना के लिख देना, आधुनिक कुम्भहार। हाँ, 570 सुरक्षा टावर, 64 गेट, गेट, गेट घुसने वाले गेट। हाँ, और सर राजधानी है। पाटलिपुत्र खुद कैपिटल थी, पाटलिपुत्र की कैपिटल तो नहीं, मौर्य राजाओं की कैपिटल थी। हाँ, पाटलिपुत्र के पास अभी ये जगह है कुम्भहार, जहां पर इसका भवन था, मतलब राज पैलेस, जहाँ मौर्य राजा रहते थे। इस जगह का नाम इसलिए लिखना है कुम्भहार। और वो तो फिर अलग है, वो लिखना चाहो लिख दो। उसने बताया था इंडिका में अपनी किताब में, कितना ये क्वेश्चन ये भी पूछा था, किसने बताया कि शहर का मैनेजमेंट करने के लिए छह छह मेंबर की, सॉरी, छह समितियां होती थी। कितनी समिति? जिसमें हर समिति में 5 मेंबर होते थे, इंटू 5 कर दोगे मतलब 30 लोगों का एक ग्रुप होता था, वो पूरा शहर मैनेज करता था। ये समितियां पूछी जाती हैं। मेगास्थनीज ने क्या बताया, क्योंकि उसने बताया पाटलिपुत्र जैसा शहर उसने दुनिया में नहीं देखा, इतना अच्छी व्यवस्था है, एक एक आदमी के बारे में रिकॉर्ड। ईसवी पूर्व की बात चल रही है कि कितने लोग शहर में घुस रहे हैं, कितने बाहर हो रहे हैं, कितने पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, सबका रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड करने के लिए कितनी समितियां थी? 6। एक समिति का काम कानून व्यवस्था, एक का जनसंख्या देखना, आना जाना, मरना, मरने जीने वाले, एक का सफाई देखना, ठीक है, एक का बिजनेस वहां पर व्यापार देखना। ये पूछी जाती है कितनी समितियां थी। लिख दो इंडिका में, एक्स्ट्रा बात ही है कोई। 6 कमेटी, और प्रति समिति में कितने? 5। तो ये लकड़ी का वो था तो इसलिए पता नहीं। अगली चीज देखो, मौर्य राजाओं की स्थापत्य कला में एक बड़ी यूनिक बात थी, इनके घर वर तो इतने बड़े बढ़िया नहीं हमें मिले, मैंने बताया लकड़ी के बस अवशेष मिले। लेकिन मौर्य राजाओं ने एक काम बड़ा किया, और वो था इन्होंने शिलालेख बनाने शुरू किए। ये पत्थर पे लिखवा देते थे, और अशोक ने तो सबसे ज्यादा शिलालेख बनवाए। और पत्थर पे लिखवा दोगे तो पत्थर तो मौजूद ही रहेगा हमेशा के लिए, तो इसलिए वो एडिक्ट जो है, पिलर्स हैं, वो हमें मिले, वो भी स्थापत्य कला में ही आते हैं, पूछे जाते हैं। तो मौर्य राजाओं ने जो पत्थर के शिलालेख बनाने शुरू किए, वो बहुत यूनिक थे। वो बाद में बहुत राजाओं ने, रूलर्स ने कॉपी कॉपी भी किया। शिलालेख ये काम काम के हैं, जल्दी से हम लोग 2-3 बातें शिलालेख के बारे में लिखते हैं। ऐसे लिख दो, अशोक के शिलालेख, इसी में मौर्य वंश में ही है अशोक, छोटी सी हेडिंग डाल दो, अशोक के शिलालेख। एडिक्ट, एडिक्ट, EDICT, अशोक के एडिक्ट्स। देखो, पहली चीज, अशोक के जो शिलालेख है, मोस्टली शिलालेख जो है वो सैंड स्टोन के बने हैं, लाल बलुआ पत्थर। ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, शिलालेख किस चीज के बने? लिखना है शिलालेख का कि का मटेरियल क्या है, लाल बलुआ पत्थर। लिख दिया। चुनार जो वाराणसी सोनभद्र, लिख देना, चुनार का पत्थर है, इसको बोलते हैं, ये वाराणसी सोनभद्र की तरफ मिलता है, उससे बने होते थे ये शिलालेख। इस शिलालेख पर बहुत भाषाएं अशोक ने लिखवाई, लेकिन ज्यादातर भाषा है अशोक के शिलालेखों में वो भाषा, उसको बोलते हैं प्राकृत। क्या बोलते हैं? प्राकृत भाषा है अशोक के शिलालेखों को, लेकिन लिपियां कई हैं। हाँ, इस प्राकृत, लिपि बहुत सारी हैं।
लिपि तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो शायद बना भी हो, नहीं है, मैं लिख देता हूँ। देखो ज्यादातर जगह पर लिपि है अशोक के शिलालेखों की ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी लिपि। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे हिंदी को ही इंग्लिश में लिखते हैं, तो भाषा अलग चीज है, उसको लिखने का तरीका, व्याकरण, वो सब क्या है? लिपि। तो अशोक के ज्यादातर 90% शिलालेखों में लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। लेकिन दो अभी और लिपियां हैं। इधर अफगानिस्तान की तरफ जो शिलालेख है वहां पर लिपि है अरामिक, उसका नाम क्या है? और इधर पाकिस्तान की तरफ जो है वो है खरोष्टी। तो ये तीन लिपियां अशोक के शिलालेखों में मिलती हैं। पश्चिम की तरफ या वेस्ट मतलब पाकिस्तान की तरफ खरोष्टी लिपि, नॉर्थ वेस्ट इसको बोलते हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ अफगानिस्तान की तरफ अरामिक लिपि। और ये जरूर लिख देना 90% शिलालेखों की लिपि का है क्या है? ब्राह्मी। पाकिस्तान की तरफ लिखा है शायद ना, उधर पश्चिम भी लिख दो। वो तो मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्वेश्चन ऐसे पूछता है था, पश्चिम के शिलालेख या उत्तर पश्चिम के शिलालेख किस लिपि में। हाँ, ब्राह्मी जो थी दीपक, लिपि खो गई थी, लोग पढ़ना भूल गए थे हजारों सालों तक। फिर फिर एक अंग्रेज आए 1837 में, जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था इनका? इनका नाम बहुत पूछा जाता है, जेम्स प्रिंसेप का, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मी को फिर से डिसाइफर किया, इस भाषा को पढ़ना फिर से सीखा, खोज की फिर से। जेम्स फिर ये नोट डाल के लिख देना, 1837 जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी को पुनः पढ़ा, फिर से उसको डिसाइफर किया। कुछ शिलालेख बड़े फेमस है, मैं लिख बच सकते हो एक आध का, जैसे सारनाथ का गया अब वो कृष्णा, लिख दिया। गई बात पे। क्या बोल रहा था? मैं भी भूल रहा हूँ। अशोक का शिलालेख, जैसे सारनाथ का शिलालेख है, वो शिलालेख फेमस है ना, वहां से अशोक स्तंभ लिया गया, देश का राष्ट्रीय चिन्ह, ये वाला जो बना हुआ है देखो ऐसे, इसमें शेर वाला वो है, ये सारनाथ वाला स्तंभ है, वाराणसी सारनाथ का। अशोक के शिलालेख तो बहुत फेमस है, वो हिस्ट्री में हम और ज्यादा लिखते हैं, तो इसको बस लिख सकते हो, सारनाथ शिलालेख कहाँ के है, कहाँ पे है? सारनाथ पे है, यहाँ से अशोक स्तंभ लिया गया, राष्ट्रीय चिन्ह, वाराणसी सारनाथ से। एक अशोक का शिलालेख और है, दूसरा और लिख दो, उसको बुल शिलालेख कहते हैं, जिसमें इसमें देखो शेर है, उसमें उसमें बुल है, बुल मतलब आ, अरे बैल सांड सबको बुल ही लिखते हैं इसमें ना। बैल शिलालेख वाला, उसमें बैल बना हुआ है, वो शिलालेख मिला रामपुरवा बिहार से। कहाँ से मिला? रामपुरवा बिहार। जैसे सिंह स्तंभ, ये शेर वाला शिलालेख सारनाथ से आया, वाराणसी से। ऐसे बुल पिलर कहाँ से आया? रामपुरवा बिहार। और सबसे मजेदार बात देखो, और जो जो अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये शिलालेख अभी के टाइम मिला तो बिहार से था, अभी ये राष्ट्रपति भवन के बाहर लगा हुआ है। भारत का जो राष्ट्रपति भवन है उसके बाहर कौन सा शिलालेख लगा है? बुल पिलर। हाँ, तो एक तो रुको मैं बंद करूं इसको। हाँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इधर सब लोग जो कॉम्प्लिकेटेड हो, जो समझने लायक, जिसमें समझने लायक होगा वो मैं बताऊंगा अपने आप, वैसे भी मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करता हुआ चल रहा हूँ, जो इधर उधर के फैक्ट्स हैं। इसमें बस आपको लिखना है सिस्टमेटिक तरीके से, इसलिए लिखने पर ध्यान दो, सुनो सही से। और अगर एक पे ही अभी आधा घंटा लगाएंगे तो हो गया काम। इन चीजों में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं ऐसा जो पढ़ा ना हो, कभी सुना ना हो। अशोक ने एक और चीज बनाई जिनको स्तूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशोक के बारे में देखो, सबको पता है कि वो बौद्ध धर्म का क्या था? फॉलोवर, बुद्ध का अनुयायी था। तो उसने बुद्ध का अनुयायी होने के नाते उसने क्या किया, इधर देखो, जहां जहां पर
बुद्ध के अवशेष थे। अवशेष मतलब बुद्ध की मृत्यु के बाद पता है लड़ाई हुई थी कई राजाओं के बीच में, लड़ाई मतलब आर्ग्यूमेंट की हमें चाहिए डेड बॉडी, हमें चाहिए, हमारे यहाँ ज्यादा दिन रुके, हमारे यहाँ ज्यादा शिक्षाएं दी गई। तो फिर उनके एक शिष्य थे बुद्ध के महाकश्यप, उन्होंने बोला कि ऐसा है बुद्ध को का अंतिम संस्कार करो यहीं पे कुशीनगर में, और फिर सभी लोग जो राख वाख है वो लेके जाओ अपने यहाँ। वो सब लेके गए अपने यहाँ पर, और उन्होंने वहां पर स्तूप बनवाए। सबसे ज्यादा बोलते हैं अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, लेकिन अभी वो मिले नहीं, मौजूद नहीं। स्तूप क्या होते थे, ऐसे सेमी सर्कुलर शेप होती, ऊपर ऐसे आधा खंडहर वो बन जाता था, बीच में ऐसे कलश पे बुद्ध की वो रख देते थे अवशेष, जो भी राख वाख है वो रख दिया जाता था, और ये आधा सेमी सर्कल वाले होते थे बस, इनको स्तूप कहते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप। और अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। पहले ये ऐसे बना देना, ऐसे आधा सर्कल, और बीच में अवशेष लिख देना कि क्या रखा जाता था बीच में, अवशेष। हो गया। और ये जरूर लिख देना अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। और दो के नाम मैं बता रहा हूं बस। एक है सांची स्तूप, मध्य प्रदेश, नंबर 1, पहला लिखो, सांची स्तूप, मध्य प्रदेश। जो सबसे फेमस स्तूप है, ये विश्व विरासत में शामिल है, इतना फेमस स्तूप है। सांची स्तूप के बारे में वहीं पर एक लाइन में और एक बात और लिख देनी है। देखो इधर, फिर से हजारों साल का इतिहासों के जाने के बाद कितने हजार साल बीत गए, फिर सल्तनत काल शुरू हो गई, अटैकर आने लगे, सल्तनत काल, मुगल काल, तो लोग भूल गए सब क्या है, एक कौन सी बिल्डिंग है, खंडहर बन गया सब कुछ। एक ब्रिटिश अधिकारी था मिलिट्री का, उसका नाम था हेनरी टेलर। उसने 1818 में सांची को डिस्कवर किया, और उसने बताया ये अशोक ने बनाया था, इस इतिहास का भी था वो। उसका नाम पूछा जाता है सांची स्तूप की खोज किसने की थी, क्या नाम था उसका, हेनरी टेलर, 1818। हेनरी टेलर 1818, 1818, उसने सांची को डिस्कवर किया। ये स्तूप बीच में कई बार टूटा फूटा भी, हजारों साल तक अशोक ने बनवाया था। उसके बाद तो इसको बाद में दो राजा थे, दो वंश डायनेस्टी हमें लिख देनी है, वो एंशियंट हिस्ट्री में हम और पढ़ेंगे, बस यहाँ पर लिख देनी है। सुंग और सातवाहन, सुंग वंश एक बना था और सातवाहन बना था, उन लोगों ने सांची स्तूप की मरम्मत करवाई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सुंग और सातवाहन, शुंग वंश और सातवाहन वंश के राजाओं ने सांची की मरम्मत कराई। तो जब स्तूप पूछा जा रहा है तो ये मान के चलो कि सांची ही पूछते हैं 99% टाइम, एमपी का। एक स्तूप अशोक का और फेमस है, वो बस नाम डाल लेते हैं, धमेख स्तूप, सारनाथ वाराणसी में। धमेख, धमेख स्तूप, सारनाथ वाराणसी। मौर्यों के बारे में आखिरी लाइन, लेकिन वो नोट डालकर लिखेंगे। अशोक के समय में देखो इधर, ये आज भी दो बहुत फेमस गुफाएं हैं, लोग घूमने भी जाते हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं। इनको बोलते हैं, ये मतलब वैसे कम फेमस है, लोग नहीं जानते, क्वेश्चंस में गलत होती हैं। इनको बोलते हैं बर्बर और नागार्जुनी की गुफाएं। कौन सी दो गुफाएं, नागार्जुनी, बिहार में गुफाएं दोनों हैं। अशोक ने, अशोक का एक ग्रैंडसन था दशरथ, इन लोगों ने ये गुफाएं दान की थी आजीवक धर्म के लोगों को। एक धर्म और चला था, आजीवक संप्रदाय कहते थे उसको, उसको दान में दी थी। ये इतिहास का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये से पूछ लेते हैं बर्बर और नागार्जुनी की गुफाएं किस राज्य में है, बिहार में। और लिख देना अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को दान में दिया। ऐसे पूरी एक ही लाइन में लिख देंगे कि बराबर, अरे वो चली गई 10-5 मिनट पहले बात, दीपक जल्दी आओ थोड़ा फास्ट। अशोक और उसके पौत्र, ग्रैंडसन,
दशरथ ने बराबर एंड नागार्जुनी की गुफाएं, ब्रैकेट में लिख देना, जो बिहार में, बराबर एंड नागार्जुनी की गुफाएं, ये ना लिखा हुआ है, नागार्जुनी की गुफाएं, और फिर आगे लिख देना आजीवक संप्रदाय, ये देखो आजीविका लिखा हुआ है, आजीवक या आजीविका कुछ भी लिख दो, आजीवक सेक्ट के लोगों को दान में दी, आजीवक सेक्ट के लोगों को दान में दी। चलो ये हो गया इन गुफाओं के बारे में। तो अशोक मौर्य से संबंधित कई बातें थी जो हमको लिखनी पड़ती हैं। उनके महल से शुरू किया था हमने, लकड़ी का महल, और फिर स्तूप है, उनके शिलालेख हैं, और फिर ये गुफाएं। उसके आगे चलते हैं हम लोग, फिर आते हैं मंदिर बनने में, स्थापत्य कला में मंदिर भी आते हैं, ठीक है। और एक इसको हेडिंग ही डाल देंगे मंदिर स्थापत्य कला, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मंदिर, क्योंकि फिर जब मंदिर बनने शुरू हुए तो एक से एक बड़े मंदिर बने भारत में, तो पूरा टॉपिक ही स्थापत्य कला का अलग हो जाता है मंदिरों से जुड़े। देखो भारत में, इधर देखो सब लोग, मंदिर बनाने की 3 शैली विकसित हुई। सब लोग क्या करना, मतलब एक छोटा सा ऐसे इंडिया का कुछ भी उल्टा उल्टा बस समझना है। इधर देखो, उत्तर भारत में इधर नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, और ये है सेंट्रल इंडिया। उत्तर भारत की तरफ मंदिर निर्माण की एक शैली विकसित हुई जो गुप्त राजाओं ने विकसित करवाई। इस शैली को क्या बोलते हैं, गुप्त राजाओं ने विकसित की। दक्षिण भारत में एक शैली अलग बिल्कुल विकसित हुई, उनके मंदिर बिल्कुल अलग दिखते हैं, उसको द्रविड़ शैली बोलते हैं, जो पल्लव राजाओं के समय में विकसित हुई। किस वंश के समय, पल्लव। इन दोनों की चीजों को मिक्स करके कर्नाटक की तरफ, यहां पर कहां पर है, कर्नाटक, यहां पर एक नई शैली विकसित हुई जिसको कहते हैं वेसर शैली, जिसको चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं ने विकसित करवाया। चालुक्य एंड राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डेवलप करवाया। तो भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां, बिल्कुल अलग अलग मंदिर दिखते हैं उनके, बाहर से देख के बता सकते हो। उत्तर भारत की शैली नागर शैली कहलाती है, जैसे अपने यहाँ बनते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली कहलाती है, और कर्नाटक की शैली बेसर शैली कहलाती है। और किन राजाओं ने इसको विकसित करवाया, उनका नाम, किस वंश के राजाओं ने। बंद कर लो इसको, वेसर, ये कर्नाटक लिख दिया मैंने। कर्नाटक में एक मिक्स शैली विकसित हुई जिसको वेसर कहते हैं। कितना छोटा साधना लिख रही हो, मैं इसी पे मंदिरों के नाम लिखवाने वाला था, यही एरो लो डाल के 2-3 चीजें लिख दी, पहले बना लेती इधर। नागर, बेसर और द्रविड़ शैली, ये 3 तरीके की टेम्पल आर्किटेक्चर या मंदिर निर्माण की शैलियां हो गई। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर ये कभी ललित कभी ये सही करके आ रहे हो तो समझ लो ये सबका सही होगा। ये अब ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि उत्तर भारत की शैली को क्या बोलते हैं, और ये भी दीपक नहीं पता है अगर याद है तो फिर सोच लो फिर कैसी हालत है जीएस में। हो गया। अब सुनना इधर देखो, नागर में और वेसर में, सारी लास्ट वाली द्रविड़ में, इसमें एक एक बात लिखनी है हमें। इधर देखो, पहले मंदिर दिखा देता हूं मैं, फिर लिखू, समझ में आ जाएगा ऐसे। देखो देखो मंदिर में कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स है, वो हर जगह होंगी। जैसे इधर देखो, बिल्कुल बीचों बीच मंदिर के जो सबसे ऊंचा टावर होगा उसके नीचे होगा गर्भगृह बोला जाता है, जहां पर जो मेन देवी या देवता जो होगी उनकी मूर्ति होगी, उसको गर्भगृह बोलते हैं। वो हर जगह होता है, यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, कर्नाटक की तरफ भी होगा, हर जगह। जो मेन देवता का मंदिर होगा वो सबसे ऊंचा होगा, वो हर जगह होगा ऐसा।
ठीक है, तो कुछ चीजें जो समानता है, हिंदू और ये हिंदू मंदिरों मंदिर हैं तो सब जगह हिंदू देवी देवता ही होंगे तीनों में, ये भी समानता है। लेकिन देखो बनावट में कितना अंतर है। ये नागर शैली है उत्तर भारत वाली जो अपनी तरफ चलती है। यहाँ पे मंदिर जो है ये कर्व लिए हुए बने होते हैं, ऐसे ऐसे जाएंगे ऊपर की तरफ। जबकि द्रविड़ में पिरामिड वाले होते हैं, ये ऐसे पिरामिड जैसा कर्व बना होगा, वो सीधे कर्व नहीं होगा है, जिसे घुमा देते हैं अपने जैसे वो बना के। जो साउथ में बिल्कुल होता है वो ऐसे बनते हैं। ये जो ऐसे घूम घूम के जाते हैं ना, इसको विमान कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, विमान क्या होता है, या द्रविड़ शैली की सबसे प्रमुख खासियत क्या है, विशेषता, विमान जो पिरामिड आकार के होते हैं। और इनके इनकी जो विशेषता है इसको बोलते हैं शिखर आकृति। क्या बोलते हैं? शिखर आकृति, जो कर्व लिए होते हैं, वक्र शिखर या वक्र, शिखर के बाद वक्र लिखना, या ऐसे बना भी सकते हो, ऐसे ऐसे लिख दो उत्तर भारत के मंदिर और ये दक्षिण भारत के मंदिर पिरामिड वाले, सीधे लिख लो तुम। लिख दिया, द्रविड़ और नागर शैली। वे सर तो मिक्स होता है, वो कैसे भी बना सकते हैं। द्रविड़ में हमें मुझे बस मंदिरों के नाम बताने, जो फेमस फेमस मंदिर किसी भी शैली में बने हुए। और पहले, सबसे पहले वाले बताने जा रहा हूं, कौन से? नागर, जो ऊपर वाले उत्तर भारत वाले मंदिर, क्योंकि सबसे पहले बनने वही शुरू हुए। देखो नागर शैली के ये मंदिर लिखे हुए हैं, लेकिन मैं दो तीन बताऊंगा इसमें, मतलब तीन लिखने हैं हमें, सब नहीं लिखने हैं। और ये सब किसने बनाए हैं? गुप्त राजा। भारत के सबसे पुराने मंदिर गुप्त वंश के बने हुए हैं, गुप्त वंश के टाइम। पहला मंदिर है दशावतार मंदिर, ललितपुर लिखना, झांसी मत लिखना, ललितपुर यूपी। नागर की तरफ ही लिख देना, या ऐसे नागर शैली में डाल के तब लिखना, उत्तर भारत वाले हैं ये सब। दशावतार मंदिर कहां पर? ललितपुर। भितरगांव बहुत पूछा था भारत का, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा, भारत का सबसे पुराना ईंटों से बना मंदिर कौन सा है? भितरगांव कानपुर का, जो ईंटों से बना है, पत्थर से नहीं बनाया गया, ब्रिक टेम्पल है। गुफाएं नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ईंटों से बना हुआ सबसे पुराना मंदिर। और ये लिख देना तीसरा, विष्णु मंदिर, जो 4 नंबर पे लिखा है जबलपुर, विष्णु मंदिर जबलपुर। बस मोस्टली तो आपसे वो दो पूछे जाते ऊपर वाले। लिख दिया। अब इस मैप के आसपास में लिखना, अदर बिल्कुल अलग, पीछे चले जाओ, अलग लिख दो, एक हेडिंग डाल दो कि अन्य प्रसिद्ध मंदिर। अभी द्रविड़ वाले भी बाद में लिखवाएंगे, लेकिन जो उत्तर भारत के और प्रसिद्ध मंदिर जो गुप्त राजाओं ने नहीं बनवाए, उनके बारे में हम लिखने जा रहे हैं। अन्य प्रसिद्ध मंदिर, एक हेडिंग बना दो अलग से। तुमने जो इस पे लिखा नहीं, इसको ये पिरामिड वाले को क्या बोलते हैं? विमान। ये लिखो तो इस पे। उस वही तो द्रविड़ की खासियत थी, विमान उसको बोलते थे पिरामिडों को। देखो कुछ मंदिर हम लोग लिखने जा रहे हैं। ये है सूर्य मंदिर, लेकिन देखो सूर्य मंदिर भारत में दो तरफ है, एक गुजरात की तरफ भी है और एक उड़ीसा का कोणार्क भी है। दो तरफ है, कोणार्क ज्यादा फेमस है, लेकिन लेकिन गुजरात वाला भी बहुत फेमस है। तो गुजरात का जो सूर्य मंदिर है वो मोढेरा में है। इसको देखो, एक सोलंकी राजा थे भीमदेव वन, उन्होंने बनवाया था, बस नाम लिख देना है, गुजरात का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर गुजरात, मोढेरा जरूर लिख देना। मोढेरा किस जगह पर है? मोढेरा में। और राजा का बस नाम लिख देना है, भीमदेव वन, जिन्होंने ये सूर्य मंदिर बनवाया, भीमदेव वन।
हो गया, बस नाम लिखना, कुछ भी नहीं, ईयर वियर कुछ नहीं। कहाँ, क्यों क्यों अभी लिखोगे? अभी मैं अभी कुछ नहीं लिखना। हाँ। गायब भी हो गया, चलो वैसे ही मैं बोल देता हूँ, लिख लो। कोणार्क वाला लिख दो। कोणार्क, कोणार्क सन टेम्पल। ये एक राजा थे, नरसिम्हदेव, लिखना है नरसिम्हदेव वन। लिख दो पहले। हाँ उसी में तो लिख रहे हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर, नरसिम्हदेव वन, गंग वंश के थे। ये भी लिख देना, नरसिम्हदेव गंग वंश। इन्होंने इसको बनवाया था, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये नाम भी पूछा जाता है, नरसिम्हदेव वन। और इस मंदिर को किस नाम से जानते हैं? काले पत्थर को यूज किया गया है ना उसमें, तो इसलिए इसको ब्लैक पैगोडा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस मंदिर को बोलते हैं ना, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। हाँ उड़ीसा में, कोणार्क में। चलो बस ये लिखो, दो हो गए बस। अब देखो द्रविड़ मंदिर लिख लेते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर। पहले द्रविड़ आते हैं, बाद में वो आएंगे लास्ट वाले। द्रविड़ मंदिरों की शुरुआत देखो किसकी, किसने किसके टाइम पे हुई? पल्लव वंश। हमने वहां पे लिख दिया है कि पल्लव वंश के राजाओं ने क्या शुरू किया था? द्रविड़। पहला मंदिर लिखना है हमें, देखो जो महाबलीपुरम में है, इसका मंदिर का नाम है कैलाशनाथ टेम्पल। ये पहले शोर टेम्पल लिखो, ये शोर टेम्पल है, SHORE, शोर टेम्पल। नंबर वन, SHORE, शोर टेम्पल, महाबलीपुरम। नरसिम्हवर्मन टू, ये नाम जरूर लिख देना, नरसिम्हवर्मन द्वितीय, ब्रैकेट में राज सिम्हा, इसी को राज सिम्हा कहते थे। इसने बहुत मंदिर बनवाए, नरसिम्हवर्मन द्वितीय या राज सिम्हा। लिख दिया सुनो, बस मंदिर लिखना है, शोर टेम्पल किसने बनवाया। देखो हाँ, इधर अगला मंदिर द्रविड़ का बहुत फेमस, जो पूरे दक्षिण भारत का सबसे फेमस मंदिर है, ये बृहदेश्वर टेम्पल या राज राजेश्वर टेम्पल। भगवान शिव का टेम्पल ये है, बृहदेश्वर या राज राजेश्वर। राज राजा वन। तंजौर लिखा हुआ है सब, देखो तंजौर तमिलनाडु में। चोल राजा था राज राजा वन, चोल वंश का, उसका नाम ही था राज राजा वन, इसलिए इसको राज राजेश्वर भी कहते हैं इस मंदिर को। और इसको बृहदेश्वर इसका मेन नाम है, तंजावुर का मंदिर है। हो गया। ये देखो मीनाक्षी है मंदिर, कौन सा? मीनाक्षी मंदिर पांड्य राजाओं ने बनवाया, नाम मत लिखना, कई राजा इसमें शामिल थे। मीनाक्षी मंदिर मदुरई लिखना है, सबने नाम सुना होगा इसका, मीनाक्षी सुंदरम बोलते हैं, सुंदरम मीनाक्षी मंदिर बस लिख दो, मदुरई। हाँ, पांड्य राजाओं बस ने लिख दिया, बस ये लिख दो, पांड्य राजाओं ने, पांड्य वंश रहा था, उन लोगों ने बनवाया। अगला देखो, एक और लिख दो द्रविड़ में। ये बस हमने देखो, दक्षिण भारत के मंदिर ज्यादा फेमस है उत्तर भारत से, इसलिए जब एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो मोस्टली आप ये मानो 90% टाइम वही पूछे जाते हैं। एक ये देखो है हजारा राम टेम्पल, ये विजयनगर वंश था, एक विजयनगर साम्राज्य, उसका राजा था देवराय वन, उसने हम्पी कर्नाटक में बनवाया, हजारा राम टेम्पल। देवराय वन ने बनवाया, ये किस साम्राज्य का था? विजयनगर साम्राज्य।
ललित, तुम बता सकते हो देवराय वन किस वंश का था? बताओ। संगम वंश पहला। चार वंश वंश थे विजयनगर में, संगम वंश, सुलुव, तुलुव, अराविडु। जो पहला था संगम वंश, तुलु वंश का कृष्णदेव राय था, जो मेन फेमस रूलर तीसरे का। चलो ये हो गया। फिर वेसर शैली के बस दो मंदिर लिखने में, बीच वाली जो मिक्स शैली है उसके बस दो मंदिर। वेसर शैली मिक्स में बनी, उनके उनके मंदिर लिखने हैं। देखो एक मंदिर है, ये देखो, लद खान टेम्पल, एहोल कर्नाटक में। एहोल जगह का नाम है, लद खान टेम्पल, LADKHAN, लद खान टेम्पल, एहोल कर्नाटक में। ये देखो होय सालेश्वर टेम्पल, ये तो अभी पिछले साल विश्व विरासत में शामिल किए गए थे, भगवान शिव के मंदिर हैं, लास्ट ये है होय सालेश्वर, होयसाल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। कर्नाटक में जगह है हैलेबिडु, हैलेबिडु। इसको द्वार समुद्र के नाम से बोलते थे। होयसालेश्वर राजाओं की राजधानी थी, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। और ये होयसालेश्वर टेम्पल है, पिछले साल ये विश्व विरासत में शामिल किए गए थे। होयसाल राजाओं के द्वारा बनाए हुए भगवान शिव के मंदिर, इतने यूनिक मंदिर हैं ये देखने। तो बस इतने टेम्पल हो गए हमारे तीन शैलियों के। कम से कम मुझे लगता है 10 से 12 टेम्पल, 15 हो सकता है, 15 भी हो गए हों ना। तो ये, हाँ, नहीं नहीं, तुम आज सो के आए हो ना नींद में, इसलिए तुम्हारी स्पीड नहीं हो रही है। ये मंदिर में अब मैं 10 मिनट नहीं लगाऊंगा ना एक मंदिर में, कि तुम्हें एक मंदिर का एक एक लेटर बताऊं कि भाई यहाँ क्या क्या है। मंदिर का नाम, जगह का नाम, बस जो काम की चीज है। वरना ये स्टैटिक जीएस का ये वाला काम पढ़ने में 4 क्लास थोड़ी ना लगानी है, फिर बाकी क्या पढ़ोगे। मेरी स्पीड बिल्कुल सही है, स्पीड दूसरों की स्लो है जो तुम बोल रहे हो। अ, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सप्लेन वाली चीज नहीं है ना। हाँ हाँ, फैक्चुअल बातें हैं, आप लिखते जाओ। अगर कहीं पे मिस हो रहा है तो उसको छोड़ दो, बाकी दूसरी कॉपी से या उसके बाद मुझसे पूछ के लिख लेना, इतना काम कर सकते हो। चलो, हाँ तो मैं वो तो चल ही रहा है इसमें, हाँ। आ, ठीक ठीक ठीक। फिर देखो इधर हेडिंग, अरे बस हेडिंग डालो। आ, भारत में देखो, ऐसे ही डाल दो, भारत में प्रसिद्ध गुफाएं, ये भी आर्किटेक्चर में आती हैं, स्थापत्य कला में फेमस गुफाएं। और ये गुफाएं तो इतनी ज्यादा लोगों ने गुफा ढूंढ ढूंढ के गुफा बनवा भी दी, नई गुफाएं थी तो पत्थरों को काट काट के गुफा बनवा दी। उसमें अपने जो जिसकी भी पूजा पाठ करते थे, जिस धर्म की, उनकी फिर मूर्तियां वूर्तियां लगवा दी। तो केव्स बहुत सारी हैं, इसकी तो हम टेबल बनाएंगे, एक तरफ गुफाएं, दूसरी तरफ उसके बारे में। तो थोड़ा जल्दी होगा ना, पेज में लाइन खींच दो, पूरे पेज में इतनी तो हो ही जाएंगी। 7 8 10 10 गुफाएं तो आराम से हो जाएंगी, 10 से 12 केव्स, और एक तरफ गुफा, दूसरी तरफ उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो, फैक्ट। ठीक है। एक चीज देखो मुझे याद आ गई, पहले पीछे लिख दो वहां पर। पल्लव, अभी देखो जो हमने लिखा था, द्रविड़ शैली के मंदिर पल्लव राजाओं ने शुरू किए। और ये अलग से ही कहीं लिख दो बात, अलग लिखो नोट डाल के, क्योंकि वो पॉइंट इतना काम का है। देखो
इधर समझो, भारत में कुछ स्पेशल टाइप के मंदिर भी हैं जिनको रॉक कट टेम्पल कहते हैं। रॉक कट मतलब वो पूरी पहाड़ी को तराश के मंदिर में बदल दिया गया। वो इतना मेहनत वाला काम होता था, कई साल लग जाते थे, 20-30 साल 40 साल लग जाते थे। पूरी की पूरी पहाड़ी को, ऐसा नहीं मूर्तियां अलग से लाई गई, उस पूरे पहाड़ी को तराश के मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। उसको रॉक कट टेम्पल कहते हैं, पत्थर को काट के बनाया गया मंदिर। अरे एग्जाम्पल, रुक जाओ पहले सुनो। रॉक कट टेम्पल समझ गए क्या है? रॉक कट टेम्पल बनाने की शुरुआत भारत में पल्लव राजाओं ने की। किस वंश के राजाओं ने? पल्लव वंश के राजाओं ने भारत में रॉक कट की शुरुआत की। और ब्रैकेट में लिख देना महाबलीपुरम के टेम्पल्स। महाबलीपुरम जो शहर है तमिलनाडु का, पल्लव राजाओं की राजधानी भी था वो। वहां पर क्या है? रॉक कट टेम्पल्स। ठीक है, ये बहुत पूछा आता है, रॉक कट टेम्पल बनाने की शुरुआत किस वंश के राजाओं ने की भारत में, और कहाँ के टेम्पल रॉक कट कहलाते हैं। हाँ, इसमें कई सारे टेम्पल है। एक पंच पांडव टेम्पल है, उसमें 5 पांडवों के रथ बने हुए हैं, पंच रथ टेम्पल कहते हैं उसको। ठीक है, वो पूरे के पूरे रथ तराशे हुए हैं पहाड़ी पे ही, पूरे बनाए हुए। तो बस वो लिख देना। अब आते हैं हम लोग गुफाओं पे, केव्स। गुफा के बारे में बस एक या दो बात जो मैं बोलूंगा, वो अपने मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, लिखा तो इसमें कई वो है, ये यूपीएससी के लिए साइट है, स्लाइड्स हैं, लेकिन उतना वो नहीं लिखना है, बस केव लिखनी है जो मैं बात बोलूंगा। पहली गुफा है कन्हेरी। गुफा में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कहाँ पर स्थित है, लोकेशन। एक तरफ लिखना है कन्हेरी गुफा, दूसरी तरफ लिखना है मुंबई। और तीसरी चीज लिखनी है बस, वो किस धर्म से संबंधित है, हीनयान बुद्ध। यहाँ पर ये किससे संबंधित है? हीनयान बौद्ध से संबंधित। कन्हेरी गुफा मुंबई में है, और दूसरी चीज क्या लिख देनी है? हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है, बस। फिर दूसरी है कार्ला केव्स, कार्ला गुफाएं, कार्ले बोलते हैं, कार्ला इसमें ऐसे लिखा हुआ है, KARLE। कन्हेरी और कार्ले एक साथ ही बोली जाती हैं, मुंबई। फिर से, नियर मुंबई। मुंबई। अब इस ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता है, देखो इधर सुना। पूरे भारत में बौद्ध जो गुफाएं हैं उनमें सबसे बड़ा चैत्य। चैत्य उन जगहों को बोलते थे जहां पर बौद्ध भिक्षु ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे। और विहार, चैत्य और विहार दो वर्ड हम लोग लिखते हैं ना। विहार वहां पर जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, निवास करते थे। चैत्य ध्यान लगाने के स्थान होते थे, और विहार रहने के स्थान। तो भारत में सबसे बड़ा चैत्य किन गुफाओं में है? कार्ले गुफाओं में। लिखना है ये, यहाँ पर सबसे बड़ा चैत्य। और चैत्य भूल जाओ तो फिर अलग ही बात, वहां पर लिख देना ये बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान के स्थान होते थे, चैत्य कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के मेडिटेशन सेंटर, ये चैत्य कहलाते हैं। हो गया, दो केव्स हो गई। भाज गुफाएं पुणे। भाज गुफाएं कहाँ है? पुणे। ज्यादातर गुफाएं, अगर कभी कंफ्यूज हो महाराष्ट्र लगा दो, मतलब अगर बिल्कुल ही नहीं याद आ रहा तो, हाँ तो महाराष्ट्र लगा सकते हो। इसमें कुछ नहीं लिखना हमें। जोगेश्वरी गुफाएं, फिर से महाराष्ट्र, मुंबई। जोगेश्वरी। मोंट पेजिर गुफाएं, फिर महाराष्ट्र। इनको मंडपेश्वर भी कहते हैं, देखो मंडपेश्वर ही लिख लो, वो ज्यादा अच्छा है, मोंट पेजिर या मंडपेश्वर। ये हिंदू गुफाएं थी, अंग्रेजों ने इनको ईसाई कन्वर्ट कर दिया, ईसाइयों में, जब ब्रिटिश शासन था तब। इसलिए ये पूछी जाती है, भारत में ईसाई धर्म से संबंधित अकेली गुफाएं कौन सी हैं? मोंट पेजिर गुफाएं या मंडपेश्वर गुफाएं। लिख देना आगे, ईसाई धर्म में परिवर्तित। हाँ, सब महाराष्ट्र जितनी अभी हम लिख रहे हैं, वो सीक्वेंस में मैंने ऐसे लगाया है कि पहले महाराष्ट्र वाली आ जाए, फिर बाद के दूसरे राज्यों वाली आए। लिख देना ये ईसाई धर्म से संबंधित अकेली गुफा भारत।
अजंता और एलोरा की गुफाएं एक साथ लिखेंगे। अजंता एंड नहीं, पहले एक अलग अलग लिख दो, अजंता की केव्स, अजंता की। फिर से औरंगाबाद महाराष्ट्र आगे। इनमें सबसे फेमस गुफाएं, अजंता तो इतना सुनते हैं सब लोग, इनमें तो अजंता के बारे में तो कम से कम 2-3 पॉइंट लिखने हैं। लिख दिया, औरंगाबाद महाराष्ट्र। फिर क्या लिखना है, देखो अजंता गुफाओं का निर्माण, इधर देखो। आसान क्वेश्चन होता है तब तो ये पूछ लेते हैं किस वंश के राजाओं के समय में हुआ। मुश्किल होता है तो ये ऑप्शन देंगे, वाकताक वंश। अब था क्या नाटक, ये समझना है। इधर देखो, गुप्त वंश के राजा बड़े फेमस राजा थे, उसमें एक राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसने अपनी बेटी की शादी की थी वाकताक राजा से, ये दोनों रिश्तेदार थे। ये बड़ा राज्य था गुप्त वंश, लेकिन इनका जो दामाद था विक्रमादित्य का, वो वाकताक वंश का महाराष्ट्र पे रूल करता था। तो या तो अब जब रिश्तेदारी थे तो कभी इनका नाम पूछते हैं कभी इनका पूछते हैं। तो अजंता गुफाएं या तो गुप्त काल में बनी, या तो ऐसे जब टफ बनाना होता तो वाकताक वंश के समय में बनी। ठीक है। और ये बौद्ध गुफाएं, पहले लिखना है, पहले ये बात लिखो, ये गुप्त कालीन गुफाएं हैं ब्रैकेट में, ये वाकताक डायनेस्टी जो वहां पर रूल करती थी। हो गया, गुप्तकालीन हो गई। ये 29 गुफाएं हैं, सभी बुद्ध से संबंधित है। लिखना है 29 गुफाएं हैं इसमें अजंता में, 29 ये नंबर पूछा जाता है। और बस एक चित्र का नाम लिखेंगे, पद्म पाणी। बुद्ध का एक, इसमें बुद्ध की एक का स्टैचू है। स्टैचू मतलब मूर्ति नहीं है, इधर देखा जो दीवार पे बना देते हैं, जिनको, इधर सुनो सब लोग, पता है पूरी पूरी दीवारों पे कोई इमेज बना दी जाती है जब पेंटिंग कर दी जाती। पहले पेंटिंग कागज पे नहीं होती थी, कागज था ही नहीं, कपड़े पे भी इंडिया में भी नहीं होती थी पुरानी, वो पूरी दीवार पे बना देते थे। उसको इंग्लिश में तो बोलते हैं म्यूराल, और हिंदी में बोलते हैं भित्ति चित्र। क्या बोलते हैं? भित्ति मतलब दीवार पे बनाए हुए चित्र। तो बुद्ध की एक चित्र है जिसको पद्म पाणी बोलते हैं, वो किस गुफा में? अजंता में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का, ये पूछ लेते हैं बुद्ध का पद्म पाणी रूप। भित्ति चित्र मत लिख देना, इतना बताया मैंने, आप चित्र बोलोगे। अरे चित्र नहीं है, भित्ति चित्र है। एक भित्ति चित्र क्या होता है दीपक बताओ? बस हाँ, तो चित्र नहीं कहना उसको, उसको म्यूरल बोलो या तो भित्ति चित्र बोल दो, क्योंकि वो दीवार पे बना हुआ है। पेपर वेपर पे बना होता तो चित्र हम बोल देते। और ये बुद्ध का एक नाम भी है। बुद्ध का जब हम लोग हिंदी में भी अगर आता हो बुद्ध के, वो बताओ क्या होते हैं? समानार्थी या समास या पर्यायवाची। तो एक पद्मपाणी क्या है? वज्रपाणी, पद्मपाणी, ये बुद्ध के नाम भी है। अजंता हो गई। आते हैं फिर एलोरा की गुफाएं, वहीं पे हैं जहां पे अजंता है, थोड़ी दूर पे है एलोरा। लिखो, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। फिर से महाराष्ट्र, लेकिन इसकी खासियत क्या है? ये बुद्ध जैन हिंदू तीनों धर्म के से संबंधित है। अजंता देखो सिर्फ बुद्ध की गुफाएं हैं, एक इसलिए देखो क्वेश्चन कितने टफ होते जाते हैं। अजंता गुफाएं सिर्फ किसकी हैं? बुद्ध की। एलोरा गुफाएं तीनों धर्मों से जुड़ी हुई हैं, हिंदू बुद्ध जैन, हिंदू बुद्ध जैन। और इनको राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया। अजंता गुफाएं गुप्त राजाओं के समय बनी, एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट राजाओं के समय बनी, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं। और इसमें एक मंदिर हमें लिखना है हिंदुओं का, इन एलोरा गुफाओं में है। इधर देखो, और एक राष्ट्रकूट राजा था कृष्णवन, उसने इतनी कितना फेमस मंदिर बनवाया, कहीं बना होगा, यहाँ नहीं होगा, आगे होगा, आएगा। उसको बोलते हैं कैलाश नाथ टेम्पल। किन गुफाओं में है? एलोरा गुफाओं। लिखना है राष्ट्रकूट राजा कृष्णवन ने, कृष्ण प्रथम।
कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया एलोरा गुफाओं में, एलोरा केव्स में। कृष्ण वन ने कौन सा टेम्पल? कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा केव्स में बनवाया, एलोरा गुफाओं में। बस ये एलोरा गुफाओं के बाद फिर आती है एलिफेंटा गुफाएं, फिर मुंबई। देखो कितनी गुफाएं, सिर्फ महाराष्ट्र ही चल रहा है, कुछ कुछ और लगाना ही नहीं है। बाकी 4-5 गुफाएं हैं दूसरे राज्य की, बस हमें जो लिखनी है वही वही याद रखनी है, बाकी को बाकी बस महाराष्ट्र याद रखो। एलिफेंटा गुफाएं, बस आगे लिख देना महाराष्ट्र लिख दिया, फिर आगे लिख देना पूरी हिंदू गुफाएं। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके मंदिर हैं? हिंदू देवी देवता। तो देखो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये 3 जो सबसे फेमस गुफाएं अभी तक हमने लिखी, उनमें अजंता पूरी बुद्ध की है, एलोरा तीनों धर्मों की, और एलिफेंटा पूरी हिंदू। एलोरा लिख देना पूरी हिंदू गुफाएं, बस। अब आते हैं दूसरे राज्य की गुफाएं। उदय, बस इसमें कुछ नहीं लिखना है। उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश। अगली बीच में लाइन भी खींच दो, से याद रहेगा, ऊपर वाली महाराष्ट्र है सब ना, कुछ ऐसा डिवीजन। उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश, हिंदू गुफाएं हैं, कुछ लिखना नहीं है। हाथी गुम्फा लिखेंगे, हाथी गुम्फा केव्स, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा केव्स नहीं, उदय हाथी गुम्फा लिख दिया, उड़ीसा लिखो, हाथी गुम्फा उड़ीसा। और लिख देना जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म लिख दिया। एक और लिख दो, सितन वासल, तमिलनाडु की। SITTAN, SITTANAVASAL, सीतन वासल केव्स, तमिलनाडु। और जैन लिख देना, जैन गुफा। एक सेकंड रुक जाओ, एक जैनों की गुफा और थी, छोड़ो रहने दो। एक वो लिख दो जो अभी हमने लिखा है ऊपर, हाथी गुफा केव्स, उसके आगे लिख दो ललित, इधर हाथी गुफा केव जो लिखा है जैन, जो जैन गुफाएं लास्ट में हमने लिखी, हाथी गुफा और सितरवासा। हाथी गुफा के आगे लिख दो किंग खारवेल। ये गुफाएं गुफाएं किस राजा से ने जैनों को दान में दी थी? राजा खारवेल, एक कलिंग का था, उड़ीसा का बहुत फेमस राजा खारवेल। हाथी गुफा के आगे लिखना है राजा खारवेल। बस इतनी गुफाएं हो गई। और जब गलती करवाना है तो कोई और ढूंढ के लाएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा और क्या बताए। एक जोगेश्वरी गुफाएं हैं छत्तीसगढ़, वो भी लिख दो, ना पूछे को। जोगेश्वरी, हाँ, छत्तीसगढ़। कौन सी? हाँ, अरे ओहो सही है, कोई ने बोला भी नहीं, जोगी मारा लिखो, जोगी मारा केव्स। देखो नाम भी ऐसे ही है ना, जोगी मारा केव्स। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। जोगी मारा केव्स, बस चलो छोड़ो, ये गुफाएं हो गई। अब कुछ ऐसे एडिंग डाल दो, राजपूत पैलेस, जो राजपूत राजाओं ने कुछ बिल्डिंगें बनवाई, फिर मध्यकाल में आ जाते ना राजपूत राजा, तो उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स बनवानी अपनी शुरू की, अलग अलग, 4 5 5 6 के नाम बस हमें लिखने हैं। हाँ, पैलेसेस। एक देखो ये जय स्तंभ है, इधर सुना,
ये जय स्तंभ है, विजय स्तंभ भी बोलते हैं, राणा कुंभा ने बनवाया चित्तौड़गढ़ में। पूछा जाता है, लिख देते हैं कि विजय स्तंभ, ये बात लिखनी है, विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया। इन्होंने एक मालवा का राजा था, मुस्लिम राजा महमूद फर्स्ट, उसको हराया था, तब उसकी कुछ खुशी में, जश्न में बनाया विजय स्तंभ। राणा महाराणा कुंभा ने बनवाया। ये पूछ लेते ना जय स्तंभ, ये विजय स्तंभ है कहाँ, तो चित्तौड़ का किला लिख देना बस, चित्तौड़ फोर्ट में है विजय स्तंभ। जैसलमेर में किला है, फोर्ट, वो भाट राजा राव जैसल ने बनवाया था, उनके नाम में ही लिखा हुआ है तो लिख सकते हो, जैसलमेर का किला लिख देना, राजा राव जैसल उन्होंने बनवाया। जय सिंह हाँ जल्दी जल्दी, जैसलमेर का फोर्ट राव जैसल, बस नाम लिख देना, जोधपुर, सॉरी जैसलमेर। फिर अगला है जयपुर का हवा महल, किसने बनवाया, जय सिंह ने, और नाम में ही देखो लग लग सब आ रहा है, जयपुर का हवा महल ये जय सिंह ने बनवाया। मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट खजुराहो के टेम्पल, खजुराहो, खजुराहो जगह है ना मध्य प्रदेश में, चंदेल राजाओं ने बनवाया। खजुराहो जगह है मध्य प्रदेश में, और आगे लिख देना, खजुराहो मध्य प्रदेश में, खजुराहो के टेम्पल जो हैं, खजुराहो शहर है पूरा पूरा टेम्पल, उसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वो किस राजाओं ने बनवाए, चंदेल राजा, चंदेल वंश था। अब सुनना इसके बारे में, इधर देखो, उनमें एक बहुत फेमस मंदिर है जिसका नाम है खंडरिया महादेव, वो लिख देना, इसी खजुराहो में लिख देना, खंडरिया महादेव। हो गया, ये चंदेल वंश, उसमें एक राजा का नाम भी लिख दो, विद्याधर, इसके बारे में हमने उस दिन भी मैंने बताया था, महमूद गजनवी से अकेला टक्कर लेने वाला यही था आदमी, चंदेल वंश का राजा, बड़े बड़े राजा हार गए थे बट इसने लड़ाई लड़ी थी बस, विद्याधर बहुत फेमस राजा है चंदेल वंश का, उसने कई सारे मंदिर बनवाए, विद्याधर। फिर देखो मध्य प्रदेश में, इधर ना, ये चंदेल लोग है, जब मुगल काल चल रहा था इधर, सब लोग देखो, अकबर जहांगीर इनका टाइम चल रहा था, तो मध्य प्रदेश में एक वंश और बना छोटा सा, हालांकि वो मुगलों के अंदर ही काम करता था, उसको बोलते थे बुंदेल, क्या बोलते थे, पहले चंदेल थे और ये कौन है, ये बुंदेल है। वीर सिंह बुंदेल एक था राजा, जहांगीर का साथी, और उसने बनाया था ये बुंदेल वंश। ओरछा इनकी राजधानी मध्य प्रदेश में जगह है, ओरछा अभी भी वहां पे, इस बार तो ये और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओरछा की जो बिल्डिंग्स हैं उनको विश्व विरासत में, एक विश्व विरासत की टेंटेटिव लिस्ट होती है उसमें शामिल किया गया है, ओरछा के मंदिर, ओरछा की बिल्डिंग्स, महलों को, तो लिखेंगे हम लोग कि बुंदेल वंश, ऐसे लिखना, पहले चंदेल वंश था, इसमें भूल मत जाना चंदेल और बुंदेल में, खजुराहो के टेम्पल चंदेल राजाओं ने बनवाए, वो अलग हो गया। अब लिखते हैं हम लोग बुंदेल वंश, इनकी राजधानी ओरछा मध्य प्रदेश थी, ये बात ऐसे लिख दो, बुंदेल वंश, इनकी कैपिटल कहाँ है, ओरछा मध्य प्रदेश, और रूलर लिख दो वीर सिंह बुंदेल, जहांगीर का दोस्त तो और अच्छा रहेगा, वो फिर सबसे फेमस रूलर था इन बुंदेलों का। इसने एक बनवाया जहांगीरी महल, ये ओरछा में है जहांगीरी महल, बहुत फेमस पैलेस है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जहांगीर पैलेस, जहांगीरी महल कहाँ है भारत में, ओरछा में, ओरछा में है, किसने बनवाया। एक चतुर्भुज टेम्पल भी है वहां पर, वो भी लिख दो नाम, ओरछा में फेमस टेम्पल है चतुर्भुज टेम्पल।
दिलवाड़ा में, माउंट आबू दिलवाड़ा में जैन टेम्पल टेम्पल है। कौन सा टेम्पल? माउंट आबू फेमस जगह है। लिख दिया? माउंट आबू, हाँ अलग पॉइंट है ये बिल्कुल। आ, दिलवाड़ा टेम्पल इसको बोलते हैं। ये कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान। और मत लिखो इसमें कुछ, हिमाचल के वो हमें लिखने नहीं है। क्या हुआ? हाँ ये खत्म। मुगल वाले मिडिवल वाले टाइम के हमें पढ़ने नहीं, कुतुब मीनार वगैरह ये सब उसमें पढ़ते। हाँ ये तो मिडिवल। हाँ मध्यकाल में हम वैसे लिखते हैं। ये ऐसे लिख दो, सुनो सब लोग, एक टेबल बना लेते हैं। मिडिवल ऐसे लिखो, मध्यकाल की बिल्डिंग्स फेमस। 8 7 8 में लिख, मुझे लिखवानी है बस। मिडिवल हिस्ट्री की, जो मुस्लिम रूल था सल्तनत और दिल्ली का, उसकी जो फेमस बिल्डिंग्स हैं वो, वही टेबल बना के लिख देते हैं कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है, किसने बनवाई, बस। एक चीज देखो इधर, मुगलों की एक खासियत थी, वो ऐसे मंदिर नहीं, वो गुम्बद बनाते थे, मेहराब बनाते थे, सीधे चौकोर दरवाजे नहीं होते थे, ऐसे मेहराब बन के, इसको मेहराब बोलते थे ना, उनके अलग स्टाइल के मंदिर वो बिल्डिंगें होती थी उनकी। ठीक है, वो कभी कभार पूछ लेते हैं, जैसे ये मेहराब होता है, ये सब ज्यादातर दिल्ली में हैं इनकी जो इमारतें हैं। हमें कुछ वो लिखनी है जो ज्यादा फेमस इमारतें हैं। कहाँ गई? पहला, कुतुब मीनार, नंबर वन। नंबर वन, कुतुब मीनार। आगे लिख देना दिल्ली, और कुतुब मीनार के नीचे दिल्ली लिख दो, आगे लिख दो कुतुबुद्दीन ऐबक। किस राजा ने शुरू किया? हाँ, पूरा इसको इल्तुतमिश ने करवाया। ये भी लिख देना है, तीन तीन राज सुल्तानों के नाम लिखने हैं यहाँ पर, लिखना है कुतुब मीनार शुरू की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके गुरु एक थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में इसने बनवाया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने शुरू किया था काम, लेकिन बीच में ये मर गया, ऐबक। फिर इसका दामाद था इल्तुतमिश, सन इन लॉ, उसने इसको पूरा करवाया। इसलिए ये दूसरा क्वेश्चन बनता है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, कंस्ट्रक्शन? इल्तुतमिश। और अच्छा, और फिर देखो, जब इस बिल्डिंग पे इधर बोलते हैं, इधर देखो, कहते हैं कि इस कुतुब मीनार की ऊपर की दो बिल्डिंगें बिजली बिजली गिरने से ढह गई, तो फिर एक रूलर था फिरोज शाह तुगलक, उसने ऊपर की दो मंजिलें बनवाई। ऊपर की जो ऊपरी जो दो मंजिलें अभी हैं वो किसने किसकी बनवाई हुई है? फिरोज शाह तुगलक। तो तीन के नाम आ जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, और फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर की ऊपरी दो मंजिलें बनवाई। उसी कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में ही है, अगर आप देखने जाओगे, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। अलाई दरवाजा अगली बिल्डिंग, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, आगे लिख देना अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा के साथ में एक प्लस कर दो, सीरी फोर्ट, सीरी का किला। सीरी किला भी किसने बनवाया है? SIRI, सीरी किला। अलाई दरवाजा और सीरी किला, या खिलजी के बारे में दो ही चीजें पूछी जाती हैं, अलाई दरवाजा या सीरी किला, दोनों दिल्ली में, दोनों किसने बनवाए? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, तुगलकाबाद किला, तुगलकाबाद फोर्ट अगला, तुगलका तुगलकाबाद किला। तुगलकों का जो मेन पहला फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक।
फेमस रूलर नहीं था, ये पहला रूलर था, इसने बनवाया है, गयासुद्दीन तुगलक। लिखे नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बस सबको लिखने हैं। गयासुद्दीन तुगलक। जहांपना फोर्ट, उसका किले का नाम था जहांपना। लिखना है अगला, जहांपना फोर्ट। वो गयासुद्दीन के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, जो सबसे फेमस रूलर था, सनकी, बुद्धिमान मूर्ख बोलते हैं इसको। जहांपना, जहांपना फोर्ट किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर तीसरा एक तुगलक और लिखना है। देखो, इसने तो इतनी बिल्डिंगें बनवाई, इतने शहर बनवाए, पूछो मत, लिखते जाना सब। हाँ, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला, प्लस प्लस मतलब सब प्लस प्लस करते जाना। कोटला हो गया। जौनपुर, यूपी में जो है। फिरोजाबाद। हिसार, जो हरियाणा का है, हिसार फिरोजा बोलते हैं। हिसार, ईटी से बस लिख दो ऐसे शहर, और आगे लिख दो फिरोज शाह तुगलक, तीसरा तुगलक। इसलिए बोलते ना, इसने पीडब्ल्यूडी विभाग बना दिया मध्यकाल का। इतनी नहरें, इसने सबसे ज्यादा तो नहरें बनवाई थी। ये तो क्वेश्चन अलग से पूछते हैं, भारत में सबसे ज्यादा नहरें किस मध्यकालीन रूलर ने बनवाई? और फिरोज शाह, तुगलक नहीं, तुगलक तो वंश था। हाँ, उसमें जो तीसरा रूलर है ये फिरोज शाह, इसने दिल्ली के आसपास कहते हैं जितनी नहरें बनाई, मोस्टली सब फिरोज शाह की बनाई हुई है के टाइम ना। अब इधर देखो, मुगलों के टाइम पे बिल्डिंग पहले लिखेंगे। मुगलों पे तो हम लोग रूलर डाल डाल के लिखेंगे। 5 रूलर बस लिखने हैं हमें। नंबर 1 लिखना, इसको बंद कर दो, अगला लिखो मुगल काल। मुगल काल। और पहला रूलर लिखेंगे बाबर। इसमें शासक पहले लिखेंगे और फिर उसकी बिल्डिंग बाद में लिखेंगे। पहला क्या है? बाबर। और बाबर की बिल्डिंग कौन कौन सी, देखो, उसने बस मस्जिदें बनवाई, और उसकी 2 बड़ी 3 4 फेमस मस्जिदें हैं। लोकेशन पूछ ली जाती है, लिखना। आ, आ, पानीपत, आगरा, संभल। हाँ, और क्या बोल रहा हूं मैं? पानीपत, आगरा, संभल। संभल की मस्जिद को लेकर अभी भी विवाद चल रहा है, देखो, कि शुरू हो गया संभल। बस ये लिख दो। एक दिल्ली में भी थी, वो मत लिखो। ये यहाँ की मस्जिदें किसने बनवाई? बाबर ने। इसी का एक साथी था मीर बकी सेनापति। हाँ, नहीं नहीं, सब बाबरी मस्जिद कहलाती हैं। इसी की मस्जिद, इसी का एक साथी था मीर बकी, जिसने अयोध्या की मंदिर बनवाई, मस्जिद बनवाई थी, जिसको ढहा के फिर अब वहां पर मंदिर बन गया। बाबर के बाद आता है हुमायूं। तो इसलिए देखो, बाबर ने कोई बड़ी वैसी बिल्डिंग्स नहीं बनवाई। हाँ, बाबर के बाद आता है हुमायूं। और हुमायूं बस एक बिल्डिंग, वैसे 2 भी हम लिख सकते हैं। एक तो नंबर 1 जो इसने बनवाई थी और वहीं से ये गिर गया, और वो था दीन पनाह। दीन पनाह कहते हैं, इसी की लाइब्रेरी से गिरा था ना ये। दीन पनाह एक बिल्डिंग थी, उसमें एक लाइब्रेरी, शेर मंडल था लाइब्रेरी का नाम, शेर मंडल। उसकी सीढ़ियों से गिर गया और मर गया हुमायूं। तो दीन पनाह बहुत पूछा जाता है इसलिए। इस हालांकि इसने नहीं बनवाया, इसकी वाइफ थी हुमायूं की, जिनका नाम था हामिदा बानो बेगम। हाँ, जो अकबर की माँ थी, उन्होंने शुरू किया था हुमायूं मकबरा बनवाना। हुमायूं मकबरा बहुत फेमस बिल्डिंग है दिल्ली की, जहाँ हुमायूं दफन है। हाँ, लिख देना ये हुमायूं का मकबरा। इसकी वाइफ कौन थी? हामिदा बानो बेगम, दिल्ली। हामिदा बानो बेगम। हुमायूं मक हुमायूं मकबरा लोग घूमने जाते हैं ना। चले जाओ। नहीं, सही है, अच्छी जगह है।
हुमायूं के बाद बना अकबर, रूलर कौन बना? और अकबर ने तो, अकबर का शासन ही 50 साल 49 साल चला, तो उसने इतनी बिल्डिंग्स बनवाई। पहले तो उसके किले लिख डालो, आगरा का किला, लाहौर का किला, और आगरा का किला, लाहौर का किला, और इलाहाबाद प्रयाग किला, 3 बड़े किले इसने बनवाए। आगरा फोर्ट तो बहुत, आगरा और लाहौर दोनों फोर्ट, इधर देखो, आगरा और लाहौर दोनों इतने बड़े फोर्ट हैं, तो दोनों 3 तो इसने बड़े किले बनाए। फिर देखो, इसने आगरा के पास में एक नया शहर बसा दिया, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने, लिखना है फतेहपुर सीकरी शहर नियर आगरा। और फतेहपुर के अंदर कई बिल्डिंग इसने बनवाई, उस सिटी के अंदर। फतेहपुर सीकरी शहर इसने बनाया, और इसमें फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी बिल्डिंग है अंदर लिखते जाना, सब अकबर ने बनवाई। सीकरी के अंदर सब है, बुलंद दरवाजा, 3-4 लिख लो, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, इबादत खाना जहाँ पे वो धार्मिक डिस्कशन करता था, हो गया। जोधाबाई महल, पंचमहल, और एक लास्ट बहुत फेमस, सलीम चिश्ती की दरगाह। इसके गुरु, सूफी गुरु थे सलीम चिश्ती, अकबर के गुरु का नाम पूछ लेते हैं। अकबर किस सूफी संत को मानता था? सलीम चिश्ती की दरगाह। ये सब कहाँ है? सीकरी में। इसलिए इसने अपने बेटे का नाम भी सलीम रख दिया था, जो जहांगीर के नाम से अगला राजा बना। आगे लिख देते हैं, जहांगीर की दरगाह, मकबरा। अगला कौन है? जहांगीर। देखो, एक मैंने लिखा नहीं, एक पीछे लिख दो, मुगलों से पहले, जब जहां पे तुगलक लिखा था उसके नीचे डाल दो, तुगलक के नीचे। 1504 में तुगलकों के बाद एक वंश बना था सैयद, और फिर लास्ट में लोदी आया था। लोदी में एक बात लिखनी थी, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया, वो तुगलक के नीचे डाल दो। आगरा शहर 1504 में किस सुल्तान ने बनाया, नींव रखी? सिकंदर लोदी। चलो, वो जरूरी था वहां पर, तुगलक के बाद लिख देते हैं हम, रह गया था। अगला आ गए हम लोग अब। जहांगीर, अब सुनना दे दो, जहांगीर ने कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई। जहांगीर बिल्डिंगों से बिल्कुल ना, जहांगीर ऐसा आदमी था, चित्रकार कलाकार आदमी था। उसके जीवन में 2 शौक थे, नशा और पेंटिंग। वो बस नशा करता था और पेंटिंग बनाता था, चित्रकारी। असली काम, उस असली बागडोर उसकी बेगम नूरजहां के पास थी। जहांगीर के समय में इसने तो नहीं बनवाए, लेकिन 2 बड़े फेमस बागीचे बने, गार्डन, निशात गार्डन और शालीमार गार्डन श्रीनगर में। लिख देना, वो जहांगीर के नाम पे क्रेडिट हो जाता, क्योंकि उसने बनवाया भले ना, लेकिन राजा तो वही था। शालीमार गार्डन, शालीमार और निशात गार्डन, दिल्ली, कहाँ दिल्ली बोल गया मैं, श्रीनगर। श्रीनगर, हाँ। एक एक शालीमार वहां भी है, लाहौर में भी, यहाँ भी है, लेकिन श्रीनगर वाले इसने बना। लेकिन, हाँ, लेकिन सुनना इधर देखो, इसकी जो वाइफ थी, कौन थी, कौन वाइफ? नूर जहां। इधर देखो, नूर, मुमताज जरूर होगी, उसकी बहू थी, वाइफ बना दो। देखो, नूर जहां जो रियल पावरफुल थी, इधर देखना, इसने क्या किया, भारत में बिल्डिंग बनाने का सिस्टम बदल दिया पूरा, नूरजहां ने। जहांगीर नहीं कुछ करवा पाया, वो पेंटिंग में हम पढ़ेंगे जहांगीर की खासियत। नूरजहां ने एक बिल्डिंग बनवाई, अपने पिताजी का मकबरा, उसको बोलते हैं एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा, आगरा। और इसमें इसने एक तकनीक यूज की जिसको बोलते हैं पिएत्रा दूरा। ये तकनीक बहुत पूछी जाती है,
इसमें करते क्या है, जो मार्बल होता है संगमरमर, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसमें भी डिजाइन फूल पत्तियां बनाई जाती हैं। उसके बाद मुगल राजाओं ने जो बिल्डिंग बनानी शुरू की, जैसे ताजमहल बना बाद में, वो इसी तकनीक पे हुई। लेकिन पहली बिल्डिंग कौन थी? इस एतमादुद्दौला का मकबरा, नूरजहां के पिता का मकबरा, आगरा में जो है। एतमादुद्दौला का मकबरा, आगरा। पेत्रा दूरा तकनीक लिख देना कि संगमरमर पे जब डिजाइन की जाती है, फूल पत्तियां बना देते हैं कुछ। हो गई। अब आता है सबसे फेमस, शाहजहां, जिसको बोलते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ये पहले बात तो लिखी देना। शाहजहां, शाहजहां की बिल्डिंग्स जो है वो भारत नहीं पूरी दुनिया में फेमस, क्योंकि उसके पास और लड़ने झगड़ने का काम नहीं था, वो ऊपर वाले करके सब गए थे। इसका यही काम था, बस बैठ के काम करवाओ बिल्डिंग। शाहजहां की सबसे फेमस बिल्डिंग ताजमहल, आगरा। लिखते जाना। ये छोड़ो, ताजमहल आगरा। ता, उस ताजमहल के बारे में एक बात लिख देना। आ, आ, इधर ईसा खान, एक नाम लिखना, जो डिजाइनर थे इसके, वास्तुकार। ईसा खान और उस्ताद अहमद लाहौरी, दो नाम लिखने हैं। ताजमहल को किसने बनाया था, असली डिजाइनर कौन थे, मतलब आर्किटेक्ट? ईसा खान और अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी ज्यादा पूछे जाते हैं, जिन्होंने ताजमहल को बनाया। इसको छोड़कर इसने दिल्ली का लाल किला, शाहजहां ने बनवाया, लिखना है। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली रेड फोर्ट, दिल्ली की जामा मस्जिद, तीनों इसकी बिल्डिंग विश्व विरासत में आती है। इसने एक काम और किया था, आगरे के किले की मोती मस्जिद, आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, उसके अंदर एक मोती मस्जिद है, वो भी शाहजहां ने बनवाई थी। वो अलग से पूछ ली जाती है। दिल्ली लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद। हो गई। और अरे वो सब दिल्ली के फोर्ट के अंदर है, शीश महल और वो सब अंदर, वो अलग लिखते हैं। ऐसे तो मयूर सिंहासन भी इसने बनवाया अपने बैठने के लिए, दीवाने आम दीवाने खास, वो बिल्डिंग थोड़ी ना है। हाँ, ऐसे पूछने लगोगे तो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ तो बनवाएगा ही। हम बस बिल्डिंग देख रहे हैं। मोती मस्जिद इसने बनवाई आगरे के किले में, जो किला इसके दादाजी ने बनवाया था, अकबर ने। उसके अंदर की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। तो इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। वो औरंगजेब ने, वो बाद में लिखेंगे। अब आखिरी रूलर मुगल, औरंगजेब, लास्ट। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, बिल्डिंग तो अभी दो तीन और लिखनी है। लास्ट कौन सा? औरंगजेब। देखो, औरंगजेब लड़ने झगड़ने वाला आदमी था, बिल्डिंगों से उसको ज्यादा खास लगाव नहीं था, फिर भी एक आध तो बनाई गई। जैसे सबसे फेमस उसकी बिल्डिंग जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, बीबी का मकबरा कहते हैं, दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। तो ताजमहल से बड़ी कहते हैं बनवाना चाहता था, लेकिन लड़ने झगड़ने में इतना लगा रहा। बीबी का मकबरा, ब्रैकेट में लिख देना, दूसरा ताजमहल कहा जाता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। नहीं नहीं, बादशाही मस्जिद, लाहौर में इसने बनवाई है, बादशाही मॉस्क। और तीसरी अलग चीज, तीसरी और कंफ्यूजिंग, देखो, दिल्ली लाल किले के अंदर की मोती मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब। दिल्ली लाल किला इसके पिताजी ने बनवाया, शाहजहां ने। और उसके अंदर की मोती मस्जिद किसने बनवाई? दो मोती मस्जिद हैं, एक आगरा के किले की, वो शाहजहां ने बनवाई। तो लिखना है दिल्ली रेड फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद। बस, ये बंद हो गए मुगल। फिर देखो इधर सब लोग, मुगलों के बाद इधर देखो, अंग्रेज आ गए। और अंग्रेजों को तो छोड़ दो, अंग्रेज तो लूटने आए थे, वो बनवाने तो कुछ आए नहीं थे। तो उन्होंने कोई शहर पहर तो छोड़ दो, बनवाया तो कुछ नहीं, बिल्डिंगे बिल्डिंगे क्या बनवाएंगे, दो चार उन्होंने बनवाई बिल्डिंग।
जो अभी भी हैं। लेकिन अंग्रेजों के पास, इधर देखो, अंग्रेजों के पास आर्किटेक्ट जो थे वो अच्छे अच्छे थे, और हमें 4-5 नाम लिखने हैं। इधर देखो, जो अंग्रेजों के समय में जो फेमस बिल्डिंग्स बनाई गई भारत में, तो ज्यादा टफ हो जाएगा। देखो इधर 4-5 बिल्डिंग लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं। जैसे ये है गेटवे ऑफ इंडिया, इसको डिजाइन किया, नाम लिखा हुआ है जी विटेट। किसने लिखा है? मुंबई का। लिखना है जो जो फेमस बिल्डिंग है, जैसे दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस, ये वो, ऐसे लिखना है। अब हाँ हाँ हाँ, लो, पहला लिखो जल्दी, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। हाँ, और नाम लिख दो G.Vitet, WITTET। देखो, विक्टोरिया टर्मिनल, ये मुंबई का है। इधर देखो, विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई। ये तो देखो, विक्टोरिया टर्मिनल भी विश्व विरासत में आता है ना, वर्ल्ड हेरिटेज में। विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई का रेलवे स्टेशन है, सबको पता होगा ये। विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है। FW स्टीवेंस, FW स्टीवेंस। पार्लियामेंट हाउस, जो पुराना पार्लियामेंट था, ये तो सबसे, वो दो तो बहुत कम, कभी मतलब 5 सालों में एक बार किसी एग्जाम में आ जाए तो आ जाए। इस पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना, जो पुराना संसद की बिल्डिंग थी वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, दोनों के नाम लिख देना है। पुराना संसद भवन, एडविन लुट, इसीलिए देखो पुरानी नई दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं। नई दिल्ली की जो डिजाइन है वो किसने बनाई है? ये मेन डिजाइनर थे, आर्किटेक्ट। जैसे लुटियन दिल्ली के नाम से जानी जाती है नई दिल्ली। पार्लियामेंट हाउस और ब्रैकेट में लिख देना ओल्ड, पुराना, अब नहीं है। अब नई बिल्डिंग बन गई ये वाली, देखो कहाँ गई, चली गई। अच्छा, आगे आएगी। ये है देखो, ये नई बिल्डिंग है, तो अभी बनाई गई है, बिमल पटेल ने इसको डिजाइन किया है। ये भी नाम यहीं पे लिख देना, नया संसद भवन। नहीं, न्यू पार्लियामेंट, बिमल पटेल। तुम विमल क्यों लिख दिया तुमने? तो जब बी लिखा है तो बिमल लिखो। अच्छा, देखो, गोवा, गोवा के डिजाइनर, गोवा की जो बिल्डिंग्स है किसने की है? चार्ल्स कोरिया। ये 3 नाम बस लास्ट लिखने हैं अब हमें। गोवा के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया, वास्तुकार या डिजाइनर, आर्किटेक्ट। गोवा की जो ज्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं वो किसने डिजाइन की। ऐसे ही चंडीगढ़ कहाँ गया? ली कर्बूजियर कहाँ गए? ये देखो, चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी प्लान्ड सिटी है। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कर्बूजियर। गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, लुटियंस, चार्ल्स कोरिया, ली कर्बूजियर, ये 3 इतना ज्यादा पूछे जाते हैं, इन तीनों पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देना। हाँ, ली कर्बूजियर। और ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में था, बस मैं नाम बोल रहा हूँ। देखो इधर, जो सबसे, और ये इतने बेहतरीन वास्तुकार थे, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी बिल्डिंगें ज्यादा चली नहीं उत्तर भारत की तरफ, यहाँ देख दिखावा ज्यादा है। इधर देखो, दक्षिण भारत में, केरल में, लॉरी बेकर ने बिल्डिंग बनाने, पता है, आर्किटेक्ट के पास बहुत स्किल होती है, वो चाहे तो बिल्डिंगों का पूरा माहौल बदल दे। इन्होंने लो कॉस्ट, मतलब लकड़ी का इस्तेमाल करके, जो जो सीमेंट बहुत कम से कम, ईंटें कम से कम, बिल्डिंग बनाने की शुरुआत की, लोकल जो चीजें होती हैं उसका इस्तेमाल करके। और केरल में उन्होंने शुरू शुरू किया बहुत लो कास्ट कॉस्ट हाउसिंग। आज केरल की जो बिल्डिंग है वो इतनी अच्छी मानी जाती है, इतनी एरी, इतनी हवा। अपने यहाँ पर एक सिलसिला चल गया, सीमेंट लगाओ, सीमेंट ईंटें लगाते रहो, ये बिल्डिंगें उत्तर भारत के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन ट्रेंड चल गया तो चल जाता है।
गर्मियों में इतना ज़्यादा वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ये वाली बिल्डिंग्स, कोई वेंटिलेशन नहीं होता इन बिल्डिंग्स में। लॉरी बेकर ने केरल में लो कॉस्ट हाउसिंग का सिस्टम शुरू किया। इनको इसलिए इनको गांधीयन आर्किटेक्ट कहा जाता है। किस आर्किटेक्ट को, वास्तुकार को वास्तुकला का गांधी कहते हैं? ये क्वेश्चन अभी मतलब मैं पिछले 6-7 महीने में 2-3 एग्जाम में देख चुका हूँ। हाँ, लॉरी बेकर, लिख देना इनका नाम लास्ट में। अरे केरल में कम लागत वाले घर इन्होंने बनाए और इनको वास्तुकला का गांधी कहा जाता है। गांधी ऑफ आर्किटेक्ट केरल। हाँ, गांधी ऑफ आर्किटेक्ट। ठीक है, चलो ये हमारी बिल्डिंग और ये सब कंप्लीट हो गया। पेंटिंग वेंटिंग रह गई। नेक्स्ट क्लास में पेंटिंग और ये सब बाकी चीजें हम लोग कर लेंगे एक साथ।